नमस्कार, डॉक्टर नीतू परिहार, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। इस इकाई में हम प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की नायिका पर चर्चा करेंगे। इस इकाई का उद्देश्य है सेवा सदन की नायिका और उसके व्यक्तित्व का। सेवा सदन में कितने स्त्री पात्र हैं, इस पर बात करेंगे। मुख्य स्त्री पात्र कौन कौन से हैं और प्रेमचंद ने स्त्री पात्रों में किन विशेषताओं को दर्शाया है। इस इकाई में हम प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन के पात्रों पर चर्चा करेंगे। सेवा सदन में आए स्त्री पात्रों से परिचित हो सकेंगे। मुख्य स्त्री पात्र सुमन का चरित्र कैसा है, सुमन के जीवन को जान सकेंगे। सेवा सदन प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1917 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास की प्रमुख समस्या स्त्री की पराधीनता है। सेवा सदन की प्रमुख स्त्री पात्र सुमन है। सुमन दरोगा कृष्णचंद्र की पुत्री है। शांता उसकी छोटी बहन है। दरोगा जी अपनी पुत्रियों को बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने बहुत प्रेम से पाला है। सुमन बहुत ही सुंदर है, शिक्षित और सुशील लड़की है। उपन्यास में प्रेमचंद ने सुमन को मुग्ध, मनोहर कारिणी, अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा बताया है। सुमन की मां गंगाजली, दरोगा की पत्नी, बेटियों को विवाह कर मुक्त हो जाना चाहती हैं, जबकि दारोगा जी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर समझदार बनाना चाहते हैं। वे उनकी विवाह की उम्र होने पर ही उनका विवाह करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर समझदार बने, सुशील बने। वे सुमन का विवाह उसकी उम्र हो जाने पर ही उसके वर की तलाश शुरू करते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र ने अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से की। वे दरोगा के पद पर रहते हुए भी कभी रिश्वत की ओर नहीं देखते। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। लेकिन जब वे अपने पुत्री सुमन के वर की तलाश के लिए निकलते हैं तो उन्हें जो लोग मिले वे सब दहेज मांगने वाले ही मिले। कोई 4,000 तो कोई 5,000 की मांग करता है। सुमन का विवाह किसी पढ़े लिखे से करने के लिए दरोगा अपने जीवन में पहली बार रिश्वत लेने की सोचते हैं, क्योंकि बिना रिश्वत लिए उन्हें अच्छे वर्ग का प्राप्त होना असंभव नजर आता है। जो जिंदगी भर ईमानदारी से रहे वही दरोगा जी अपने पिता के कर्तव्य का पालन करने के लिए, दहेज जुटाने के लिए रिश्वत लेते हैं। किंतु जिस व्यक्ति ने जीवन भर रिश्वत नहीं ली, जीवन भर चालाकी नहीं की, तो वे रिश्वत पहली बार लेते हुए ही पकड़े जाते हैं। रिश्वत के आरोप में पकड़े जाने पर उनको जेल की सजा हुई। जो पुत्री का विवाह अच्छे वर से करना चाहते थे, वे सपना उनका अधूरा रह जाता है। उनके जेल जाने पर उनका परिवार जो शहर में रह रहा था, पैसों के अभाव में गांव में रहने के लिए चला जाता है। सुमन की माँ अपने पीहर में जाकर रहना शुरू करती है और उनका भाई उनकी पुत्री के लिए एक विदुर अधेड़ व्यक्ति का रिश्ता लाता है जो महीने का 5 रुपया कमाता है। सुमन का विवाह उससे करने पर मजबूरी में माँ तो बहुत रोती है, किंतु उसके पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए उसका विवाह उस व्यक्ति से ही किया जाता है जो सुमन के लायक बिल्कुल नहीं है। लड़का उम्र में सुमन से बहुत बड़ा है, कम पढ़ा लिखा है, साथ ही उनके विचारों में भी कोई समानता नहीं है। किंतु मजबूरी में और कोई रास्ता न देखकर सुमन की माँ इस विवाह के लिए दिल पर पत्थर रखकर राजी हो जाती है। सुमन का विवाह गजाधर पांडे से कर दिया जाता है। गजाधर पांडे उम्र में तो बड़ा है ही, किंतु व्यवहार से भी शक्की है। वह सुमन के चरित्र पर बार बार शक करता है और इस शक के कारण ही उसे एक दिन रात को घर से निकाल देता है। घर से निकल जाने पर सुमन न तो गजाधर पांडे के पैर पड़ती है, न ही वह गिड़गिड़ाती है।
बल्कि वह अपने पति से कहती है कि हाँ, यूं क्यों कहा तुमने, तुम मुझे रखना नहीं चाहते, तुम साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम मुझे रखना नहीं चाहते, मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो, यानी मेरे चरित्र पर संदेह कर मुझे पाप का भागीदार क्यों बनाते हो। क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो, जहां मजूरी करूंगी वहीं पेट भरूंगी। इस संवाद से भी हम जान सकते हैं कि सुमन कितनी स्वाभिमानी व्यक्तित्व की धनी है। वह गिड़गिड़ा कर पति के सामने उसके पैर पड़कर माफी नहीं मांगती, क्योंकि जो दोष उसने किया ही नहीं, जिस जुर्म को उसने किया ही नहीं, उसकी सजा उसे मिल रही है, किंतु वह उसे माफी नहीं मांगती। वह अपने स्वाभिमान को रख कर अपना घर छोड़ना उसे मंजूर है, जबकि वह इस तरह के व्यक्ति से माफी मांगना उचित नहीं समझती। यहाँ हम प्रेमचंद को इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ मान सकते हैं कि प्रेमचंद ने स्त्री स्वाभिमान को कितना महत्व दिया है। इस उपन्यास के माध्यम से, सुमन के चरित्र के माध्यम से वह स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री के स्वतंत्र विचारों को, स्त्री के स्वाभिमान को कितना महत्व देते हैं, इस बात को भी हम जानते हैं। प्रेमचंद यहाँ संघर्ष के वास्तविक रूप को पूरी सच्चाई के साथ उजागर करते हैं। दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने सुमन के माध्यम से वास्तविक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को उजागर किया है। सुमन जैसी कई ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगाकर उन्हें घर से निकाला जाता है। ये हम समाज में आज भी देखते हैं। पति के अत्याचार और सुमन के स्वाभिमान को इस घटना से हम समझ सकते हैं। सुमन अपने सहेली, जिसके पति का नाम पदम सिंह है, के घर पर आश्रय लेती है। रात के समय अगर पति ने उसे घर से निकाल दिया है तो वह अपनी सहेली के घर जाती है, पदम सिंह के घर रहना चाहती है, किंतु लोग, गांव के लोग वहां भी उसे रहने नहीं देते। सुमन चाहती है कि वह अपने सहेली के घर थोड़े दिन रहकर अपनी व्यवस्था अलग कर ले, किंतु गांव के लोग लांछन उसके चरित्र पर वहां भी लगाते हैं और पदम सिंह को भी अच्छा बुरा भला कहकर, सुमन के साथ उसका नाम जोड़कर उसे भी लांछित करते हैं। इसलिए सुमन पदम सिंह के घर को भी छोड़ती है। मजबूर होकर वह भोली वैश्या के घर चली जाती है। अन्य उपन्यासों में भी हम देखें तो वैश्याओं की कथा को कहा गया है, किंतु इस उपन्यास में प्रेमचंद ने विस्तार से दिखाया है कि इस समाज व्यवस्था में धनी लोग सदाचार की आड़ में वैश्यावृत्ति को प्रश्रय देते हैं। वैश्यावृत्ति के लिए प्रेमचंद अपने एक पात्र के माध्यम से कहलवाते हैं कि हमें वैश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं, यह हमारी परम भ्रष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वत लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज को या उसके किसी अंग को नीच या तुच्छ समझे। सबसे नीच तो हम हैं, हम सबसे बड़े पापी हैं। मीना बाजार हम लोगों ने सजाया है, ये चिड़िया हम लोगों ने ही फसाई है। इस संवाद के माध्यम से हम प्रेमचंद के विचारों को जान सकते हैं कि प्रेमचंद का सीधा मानना है कि वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का काम समाज के कुछ ऐसे लोग करते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, पैसे वाला मानते हैं। वे ही लोग ऐसे हैं जो इस आज वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं कहीं न कहीं किसी न किसी कारण मजबूरी में करती हैं, और चूंकि उन्हें हम पैसा देते हैं इसलिए भी वे इस मार्ग पर पतित हो जाती हैं। तो प्रेमचंद का ये कहना बहुत सही है कि
हमें अधिकार नहीं है, हम तो स्वयं मीना बाजार लगा, हम जाएंगे ही नहीं तो कोई चीज कैसे पल्लवित पुष्पित होगी। चूंकि हम वहां जाते हैं इसलिए वो मीना बाजार सजता है। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सुमन के जीवन के संदर्भ में आर्थिक उत्पीड़न के साथ साथ दहेज की समस्या भी दिखाई देती है। ऊपरी तौर पर दहेज का विरोध करने वाले दहेज बिना आगे नहीं बढ़ते, यानी जो समाज में रहकर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम दहेज के विरोधी हैं, हम दहेज नहीं लेना चाहते, वे सिर्फ दिखावा करते हैं। जब उनके घर में आप रिश्ता लेके जाएंगे तब वह ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इसकी परवरिश पर खर्च किया, इसकी नौकरी पर हमने खर्च किया, इसकी पढ़ाई करवाने पर खर्च किया, तो वो सारा खर्च वह उस लड़की के पिता से लेना चाहते हैं जो वहां अपनी पुत्री का हाथ लेकर आया है। दरोगा कृष्णचंद्र भी दहेज मांगने वाले को जब अपनी पुत्री का हाथ लेकर जगह जगह गए, वहां लोगों ने उन्हें तरह तरह से दहेज मांग कर, अपनी मांग को बताकर प्रताड़ित किया। एक व्यक्ति, यहाँ मैं उस संवाद को प्रस्तुत करती हूँ जो प्रेमचंद ने यहाँ कहा है। दरोगा कृष्णचंद्र से दहेज मांगने वाले अपनी बात को इस तरह कहते हैं कि मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन क्या करूं। अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपए केवल दहेज देने पड़े और 2000 और खाने पीने में खर्च करने पड़े। आप ही कहिए यह कमी कैसे पूरी हो। अर्थात जो अपनी बेटी के विवाह में दहेज दे चुका है, जो विवाह में खर्च कर चुका है, वह सारा खर्च वह अपने पुत्र के विवाह में वापस प्राप्त करना चाहता है। इस संकीर्ण मानसिकता को प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। यही कारण था, ये दहेज मांगने वालों के कारण ही कृष्णचंद्र को बेईमानी की राह पकड़नी पड़ी। सुमन के अनमेल विवाह और गरीबी ने उसे सुखी नहीं रहने दिया। वह चाहती थी अपनी जिंदगी सुख से बिताए, किंतु गजादर से उसका विवाह, जो उम्र में बड़ा है, शक करने वाला है और गरीब है, 5 रुपए महीने का कमाता है, लेकिन सुमन के प्रति न तो वह प्रेम रखता है न उसके विचारों का सम्मान रखता है। तो ये सारे कष्ट सुमन अपने जीवन में झेलती है और सुखी जीवन नहीं जी पाती। सुमन ने अपने जीवन से इस बात को तो भली प्रकार से जान लिया कि इस समाज में स्त्री की कोई इज्जत नहीं है। वह मानती है कि इज्जत तो उन स्त्रियों की है जो अपनी इज्जत बेचने के लिए तत्पर है। यह उसने इस दृष्टि से जाना कि जब भोली वैश्या जो गांव में है उसे सब सम्मान देते हैं, सब उसका मान सम्मान अपने घर बुलाकर करते हैं, शायद यही वह कारण है जो सुमन को वैश्या के प्रति आकर्षित करता है। वह वैश्या का जीवन जीने का सोचती है। यह इसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है कि भोली वैश्या का सम्मान, इज्जत देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसे भी वैश्या हो जाना चाहिए। भोली को पुरुषों ने बहुत इज्जत दी। जो पुरुष अपने घर की स्त्री को पैर की जूती समझते थे, भोली के तलवे सहलाने में अपने आप को धन्य मानते हैं। पुरुषों की कितनी संकीर्ण मानसिकता है कि जो पत्नी दिन रात उनकी सेवा करती है, अपने घर परिवार को चलाती है, पुरुषों की नज़र में अपनी उस स्त्री का, उस पत्नी का कोई सम्मान नहीं है। और उस बाजारू औरत भोली का, जो अपने आप को बेचती है, उसका सम्मान करते हैं। उसके तलवे चाटने में उनका स्वाभिमान नहीं आड़े आता, जबकि अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, मारना, गालियां देना इनको शोभा देता है। इसी विडंबना को सेवा सदन के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाने का प्रयास किया। जबकि सुमन सुंदर थी, उसका गला भी सुरीला था, लेकिन उसकी इज्जत करना तो दूर,
उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई गई, उसे बार बार मजबूर किया गया, उसके चरित्र पर संदेह किया गया। ये कारण ही रहे, इसलिए उसने भोली के पास जाकर अपने जीवन को ज्यादा उचित समझा कि वह भोली के साथ रहकर अपने जीवन का यापन कर ले। सुमन को लगता है कि भोली का सम्मान इसलिए होता है कि वह स्वाधीन है, उसके पैरों में कोई बेड़ियां नहीं है। प्रेमचंद ने नारी की पराधीनता और वेश्यावृत्ति को इस उपन्यास में बहुत तीखेपन के साथ बार बार पाठक के सामने उभारा है। समाज सुधारक विठल दास जब सुमन से वेश्यावृत्ति छोड़ने के लिए समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा कितना सम्मान था, कितना आदर था, तब सुमन उन्हें जवाब देती है कि महाशय, मेरा तो यह अनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है उसका शतांश भी तब नहीं होता था। अगर तब सम्मान हुआ होता तो क्या सुमन वेश्या बनती? उसके पति ने उसे रात को घर से न निकाला होता तब क्या सुमन वेश्या बनती? ये कारण है जो विठल दास सुमन से कह रहे हैं। ये उस समय सुमन की मदद करते तो क्या सुमन वेश्या बनती? इस सबको भी हमें विचार करना चाहिए। सुमन कुशाग्र बुद्धि थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि सुमन बुद्धिमानी स्त्री थी, मनुष्य के चरित्र को अच्छी तरह से समझती थी। वह अन्याय का विरोध करती थी। अन्याय का विरोध करती है इसीलिए वह पति के सामने गिड़गिड़ाती नहीं, उसे माफी नहीं मांगती, उसे अपने घर में रखने के लिए बार बार गिड़गिड़ाती उसके सामने नहीं है कि तुम मुझे घर से मत निकालो। उसका स्वाभिमानी स्वभाव ही उसे रात को घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। सुमन अपने पति को साधु वेश में देखकर और पति द्वारा पश्चाताप कर माफी मांगने पर वह उनसे कहती है कि यह उसके कर्मों का फल है। यानी उसका दिल इतना बड़ा भी है कि जिस पति ने उसे रात को घर से बाहर निकाल दिया था और बाद में जीवन में जब उसे पश्चाताप हुआ तो वह साधु का वेश धारण कर लेता है। और कभी एक बार जब सुमन आत्महत्या करने का प्रयास करती है और वहीं सरोवर के पास उसे उसका पति गजाधर साधु वेश में मिल जाता है, उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि तुम्हारे इस सारे जीवन के दुख का कारण मैं हूँ। तब वह उसे कहती है कि नहीं, ये तुम इसका कारण नहीं हो, इसका कारण मेरे स्वयं के कर्मों का फल है। गजाधर के जीवन के महत्व के बारे में जब गजाधर उसे जीवन के महत्व को समझाता है, जब वो आत्महत्या करने चाहती है और गजाधर के मिलने पर गजाधर उसे उसके जीवन के बारे में, जीवन के मूल्य को जब बताता है तो वह कहता है कि अब तक तो तुम अपने लिए जी रही थी, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम दूसरों के लिए अपने जीवन का यापन करो। यह बात कहीं ना कहीं सुमन के मन को ठीक लगी, उचित लगी थी, या ये बात ही सुमन के जीवन को नई दिशा देती है। ये वाक्य सुमन के जीवन को नई दिशा देता है और सुमन सेवा सदन में रहने वाले अवैध बच्चों की शिक्षा देने का काम संभाल कर अपने जीवन को, अपने जीवन के बाकी बचे हुए समय को सेवा में समर्पित कर देती है। सुमन भारतीय नारी के लिए यह संदेश भी छोड़ती है कि जिंदगी कांटों से भरी है, जिंदगी मुश्किलों से भरी है, जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष होगा, बहुत समय भी खराब हो सकता है, किंतु हमें संघर्ष और प्रयासों द्वारा नई और खुशहाल जिंदगी की पहल करनी चाहिए। सुमन का चरित्र जो है, प्रेमचंद ने सुमन की सारे जीवन की समस्याओं को बताकर, यथार्थ को प्रदर्शित कर अंत में वह एक आदर्श की स्थापना करते हैं कि सुमन सेवा सदन में सेवा के लिए रहकर अपना बाकी जीवन व्यतीत करती है। इसलिए भी हम प्रेमचंद को, प्रेमचंद के उपन्यासों को यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी उपन्यास कहते हैं, कह सकते हैं। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास स्त्री की पराधीनता को बताने वाला हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है।
सेवा सदन उपन्यास की नायिका के माध्यम से प्रेमचंद ने तात्कालिक समाज में स्त्री की स्थिति को, स्त्री के चरित्र को बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद। आप अगली क्लास में किसी अन्य विषय पर फिर से प्रेमचंद के बारे में जान सकेंगे।